3 जुलाई 2026 शाम के 4:45 बज रहे थे। जयपुर का प्रताप नगर। 45 साल की नीरज शर्मा अपने दिव्यांग बेटे को कोचिंग छोड़कर वापस लौट रही थी। उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ पर उनकी मौत उनका इंतज़ार कर रही है। तभी एक स्कॉर्पियो 130 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आती है और उनको टक्कर मारकर निकल जाती है। टक्कर इतनी तेज़ थी, इतनी भयानक थी कि उनका शरीर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। पहले तो ये एक आम हिट एंड रन का केस लग रहा था, जैसा कि हमारे इंडिया में बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन जब पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया उन्होंने, तब उनको पता चला कि ये एक नॉर्मल केस नहीं है। इसके पीछे एक काला जादू, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और उनकी एक सगी बेटी जिसने अपनी माँ का सौदा कर लिया था। इस मर्डर के ठीक कुछ दिन पहले 27 जून को नीरज जी के घर पर एक बेहद ही अजीब घटना घटी। दोपहर के करीब 1 बजे नीरज जी के घर पर एक जलता हुआ नारियल, लाल सिंदूर, नींबू मिर्च और कटे फटे कपड़े आकर गिरे। देखने वालों को लग रहा था कि नीरज जी पर कोई तांत्रिक विद्या या टोटका करवार है, लेकिन इसके पीछे की कड़वी सच्चाई कुछ और ही थी। यह कोई तांत्रिक विद्या टोटका नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। कातिल चाहते थे कि नीरज जी अपने घर से बाहर निकले, जिससे उनका एक्सीडेंट वो करवा सकें। और इस घिनौने प्लान के पीछे और कोई नहीं, उनकी 24 साल की बेटी आयुषी थी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उनकी अपनी खुद की सगी बेटी अपनी माँ की जान की दुश्मन क्यों बन गई थी। इस पूरी दुश्मनी की 2 जड़ें थी। एक थी करोड़ों की प्रॉपर्टी और एक था एक सरकारी नौकरी। नीरज जी के पति जो जयपुर कोर्ट में एलडीसी थे, लोअर डिविजनल क्लर्क के पत्थर थे, उनकी भी 1 साल पहले अचानक मौत हो गई थी। मौत के बाद नीरज जी बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। सरकार के कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तहत पति की मौत के बाद सरकारी नौकरी परिवार के किसी एक सदस्य को मिल सकती थी। आयुषी जो उनकी बेटी थी, वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी। उसने बिना किसी एग्ज़ाम क्लियर किए, उसको पता था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना आज के उसमें बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो उसने उस नौकरी पर अपना दावा ठोक दिया। उसने बोला कि मुझे नौकरी चाहिए। लेकिन जो नीरज जी के घर में बड़े बुजुर्ग थे और नीरज जी के भाई राकेश जी, उन्होंने सजेस्ट करा कि ये नौकरी तुम अपने लिए ले लो। वजह साफ थी, क्योंकि भविष्य में आयुषी की शादी हो जाएगी। क्या पता कि क्या सर्कमस्टेंसेस बने, मतलब क्या चीज़ें बने कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए या देखभाल कर पाए, या कुछ भी परिस्थिति बन सकती थी। और सबसे मेन बात थी कि उसका डिवाइनली एबल्ड भाई था, उसके हेल्थ में बहुत पैसे लगते थे। तो उनके जो घर के बड़े थे, उन्होंने सजेस्ट करा कि ये नौकरी तुम खुद के लिए ले लो। यही बात आयुषी को जहर की तरह चुभ गई। नफरत में अंधी होकर आयुषी ने घर छोड़ दिया और अपने चाचा मोहन स्वरूप के पास जाकर रहने लगी। मोहन स्वरूप और नीरज जी के परिवार का प्रॉपर्टी को लेकर पहले भी काफ़ी विवाद रहा है, तो यहाँ पर ये कहावत बिल्कुल सही होती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चाचा को चाहिए थी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी और आयुषी को चाहिए थी एक गवर्नमेंट जॉब। दोनों ने हाथ मिलाया और रचा एक खौफनाक मर्डर प्लान। रूल सिंपल थे, अगर नीरज जी की मौत एक्सीडेंट लगती तभी अनुकंपा पर आयुषी को जॉब मिल पाती। अगर मर्डर का शक होता तो जॉब हाथ से निकल जाती। इसीलिए अपनी ही माँ को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख का बजट बनाया और 5 हिटमैन हायर किए। भरतपुर का 20 साल का हेमंत शर्मा इस हिट स्क्वाड को लीड कर रहा था। उसके साथ आकाश, रोहित, मोहित और अरविंद शामिल थे। 1 महीने तक उन्होंने नीरज जी की हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया कि वो कब, कहाँ, कैसे जाती हैं। तब उनको पता चला कि वो डेली शाम को अपने बेटे को कोचिंग छोड़ने पैदल जाती हैं। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने थार से नीरज जी को कुचलने की ट्राई की, लेकिन वो बाल बच गई। वो इतना घबरा गई कि उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा लिए। दूसरे प्रयास में कातिलों ने सोचा कि नीरज जी को डराते हैं, तो उन्होंने उनके घर में तांत्रिक विद्या और ये टोटके का सामान फेंका कि वो घबरा कर बाहर निकलेंगे, लेकिन नीरज जी तब भी बाहर नहीं आई। 2 बार नाकाम होने के बाद 3 जुलाई 2026 को एक तीसरा प्लान बनाया गया। इस बार रेंट पर ली गई एक सफ़ेद स्कॉर्पियो। नीरज जी जैसे ही कोचिंग से वापस लौट रही थी, कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और कातिल मौके से ही फरार हो गए। नीरज जी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको तुरंत ही मृत घोषित कर दिया गया। खबर देते ही आयुषी वहां पर तुरंत ही पहुंची और रोने का नाटक करने लगी। लेकिन यहाँ पर सबको लग रहा था कि ये बहुत ही मामूली एक्सीडेंट है, लेकिन कातिल यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठे थे। नीरज जी के भाई राकेश शर्मा को आयुषी के बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा चेंज लग रहा था, क्योंकि अपनी माँ की मौत के अगले ही दिन उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल हो गया था। जैसे लग रहा था कि कुछ हुआ ही ना हो। उसके फेस पर कोई भी दुख लग ही नहीं रहा था। वो अपने चाचा लोगों से एकदम कैजुअली बात कर रही थी। आयुषी के मामा ने, राकेश शर्मा जी ने, पुलिस में जाकर FIR दर्ज करवा दी अपनी भांजी और उसके चाचा पर।
उनको शक हो रहा था कि ये कोई नॉर्मल रोड एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है। राजस्थान पुलिस ने तुरंत इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कार की ड्राइविंग स्टाइल को देखकर बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि एक एक्सीडेंट है, लग रहा था कि एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत हत्या की गई है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही कातिलों ने स्कॉर्पियो को लावारिस छोड़ दिया था। गाड़ी मिलते ही उसकी तलाशी लेने पर काले जादू का वही सामान मिला जो नीरज जी के घर पर फेंका गया था। ये गाड़ी 35,000 रुपये में रेंट पर हेमंत शर्मा नाम के व्यक्ति ने ली थी। यह कड़ी मिलते ही चाचा मोहन स्वरूप का पर्दाफाश फाश हो गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर चाचा मोहन स्वरूप ने आयुषी का नाम ले लिया। नीरज जी के अंतिम संस्कार पर जब पुलिस से आयुषी को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था उसकी माँ की मौत का। उसके चेहरे पर बिल्कुल एक गम का थोड़ा सा भी निशान नहीं था कि उसने ये क्या कर दिया। इस केस में सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ तब आया जब आयुषी के मामा ने पुलिस के सामने एक और सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 साल पहले आयुषी के पिता विजय की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई थी। उसमें भी आयुषी और उसके कजिन भाई का हाथ हो सकता है, क्योंकि इलाज के दौरान विजय की फीडिंग ट्यूब निकाल दी गई थी। अब इस केस की जांच पिता के एंगल से भी पुलिस कर रही है। बस कुछ चंद बीघा जमीन और एक सरकारी नौकरी के लालच में एक 24 साल की लड़की ने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया और अपने छोटे दिव्यांग भाई को अकेला छोड़ दिया। रिश्तों के कत्ल की इस खौफनाक वारदात में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मिलते हैं अगले केस के साथ। थैंक यू।